नमस्ते। पिछले महीने आप सबने विजडम एबीसी जो हमारा शिशु संस्कार का इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट है, उसकी डिटेल्ड ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया। उसके रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपने किए। उस सेशन के दौरान आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो लर्निंग है और हमारा जो टीचिंग का फोकस रहा है, इन सब का आउटकम ये होना चाहिए था कि लैंग्वेज, भाषा और संस्कृति, भाषा और व्यक्ति निर्माण एक दूसरे के साथ कैसे इंटरवोवन है, कैसे गुथा हुआ, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इसकी समझ आप सब में डेवलप हो चुकी है। लैंग्वेज या भाषा और ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव को एबीसी में, विजडम एबीसी में हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सेल्फ डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल यानी एनवायरनमेंट के साथ कैसे जीना है, और पैट्रियोटिक भावना, आइडेंटिटी कैसे एस्टेब्लिश होनी है। ये 4 एस्पेक्ट के ऊपर विशेष तरीके से ध्यान दिया था, और कैसे भाषा हमारे इन 4 प्रकृतियों को हमारे अंदर निर्माण करता है। यही विजडम एबीसी का सेशन का सीरीज था। इस महीने हम हिंदी या मराठी इस भाषा का प्री स्कूल में बच्चों को कैसे सिखाना है, इसके ऊपर में हम फोकस करेंगे। परंतु हमारा जो इस महीने का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी या आपके लर्निंग मेथोडोलॉजी है वो पिछले महीने से भिन्न होगा, क्योंकि बेसिक्स आपको पहले से बता दिया गया है। इस महीने का जो पैटर्न होगा टीचिंग का या लर्निंग का, वो अप्लाइड होगा, वो एक्टिविटी बेस्ड होगा, वो थॉट प्रोवोकिंग होगा। जिन लोगों ने पिछले महीने के सेशन को ठीक से नहीं किया है, ठीक से नहीं समझा है, गहन अध्ययन उस पर नहीं किया है, एक्टिविटीज उसके नहीं किए हैं ठीक से, वो इस महीने के सेशन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मराठी या हिंदी ये आपकी नैसर्गिक भाषा है, इसलिए इसमें मुझे भाषा ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये सारे शब्दकोश हैं जिसमें हम और आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन प्री स्कूल के टीचिंग के पर्सपेक्टिव से, बच्चों के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, हमारे भाषा ज्ञान में जो शब्दकोश हैं उसको क्या हमने ठीक से ऑर्गेनाइज किया है या करने की कैपेबिलिटी रखते हैं बच्चों को देने के लिए, इसी की ट्रेनिंग है ये महीने। टोटल हिंदी या मराठी पे 5 सेशंस होंगे, और हर एक सेशन में आपको 10-10 शब्द दिए जाएंगे, और उस 10 शब्द के ऊपर आपको एक सेट ऑफ एक्टिविटीज करना रहेगा। जिस सेशन की जो एक्टिविटीज रहेंगे वो आपको उसी सेशन में हम बताएंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी हो या मराठी हो, देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा के मूल आधार पे ये जो भाषाएं हैं, प्री स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चों को सिर्फ वर्णमालाएं ही सिखाते हैं, या बहुत ज़्यादा तो 12 खड़ी सिखाते हैं। इसीलिए हमारी ट्रेनिंग हिंदी में हो या मराठी में हो, ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि हम बेसिक जो वर्णमाला है उसके ऊपर ही हम ध्यान देते हैं बच्चों को जो सिखाते हैं। परंतु जो शब्द हम प्रयोग में लाते हैं बच्चों के साथ वार्तालाप करने में, या उनको जो सीड वर्ड्स हम सिखाने वाले हैं, वो हिंदी हो या मराठी हो, ये इसकी जो चॉइसेस हैं, इसकी जो विश्लेषण है, इसके ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इस सेशन में हम इसका प्रयोग करेंगे।
हम लोगों के हिंदी या मराठी भाषा को सीखने सिखाने के इस जर्नी में आपको कुछ विशेष बातों को जानना आवश्यक होगा। विश्व के जितने भी भाषाएं हैं उसमें से जो संस्कृत है वो एकमात्र वो भाषा है जिसको मनुष्य ने रचा नहीं है, जिसको मनुष्य ने प्रकृति के ध्वनियों से खोजा है। बाकी जितनी भाषाएं हैं वो सब मनुष्य रचित है, गढ़ित है। लेकिन संस्कृत प्रकृति की खोज है। ये एकमात्र भाषा है जो भाषा के रूप में ही साइंस है। बाकी सारे भाषाओं में भाषा अलग है, विज्ञान अलग है और दोनों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। मगर यहां आप जैसे जैसे भाषा की गहराई में उतरते जाते हो, आपकी विज्ञान पे पकड़ भी उतनी ही मजबूत होते चले जाती है। हमारे शरीर के अंदर चक्रों से उठने वाली कंपन, जिसको ब्रह्म शब्द कहते हैं, जो पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है और फैलता रहता है, वो अलग अलग चक्र से उठने वाले जो कंपन है, उसी का एक स्वरूप है वर्णमाला। तो इन वर्णमाला, आप सब परिचित हैं कि हमारे कितने वर्णमाला हैं, स्वर हैं और व्यंजन हैं। परंतु ये जो वर्णमालाएं हैं, ये जो अलग अलग ध्वनियां हैं प्रकृति में, जितने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और वाइब्रेशंस हैं जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब इस वर्णमाला में ले लिया गया है। आप नोट करेंगे कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, लेकिन संस्कृत में 51, कहीं 52, कहीं 53, फाउंडेशनली 51, यानी उसके 2 टाइम्स, इंग्लिश के 2 टाइम्स वर्णमालाएं हैं, लेटर्स हैं। तो संस्कृत में ज्यादा होने की वजह से संस्कृत इंग्लिश के कंपैरिजन में फार मोर रिच लैंग्वेज है। संस्कृत सीखने वाला बच्चा दुनिया की कोई भी भाषा पे पकड़ बना सकता है, परंतु इंग्लिश सिर्फ सीखने वाला बच्चा, यह जरूरी नहीं है कि दुनिया की बाकी भाषाएं बहुत आसानी से सीख सके। संस्कृत सीखने वाले बच्चे के जो मेमोरी होते हैं वो नेचुरली शार्प इसलिए होते हैं क्योंकि जैसा आपको कहा कि संस्कृत भाषा की वर्णमालाओं की डेरिवेशन ही हमारे अंदर की जो ब्रह्म शब्द है, जो स्पंदन है, वही है। इसलिए उसके वाइब्रेशनल इफेक्ट जो है वो मेमोरी पे बहुत गहरा होता है। संस्कृत भाषा से रचित जो शब्द होते हैं, जो वर्णमालाओं से रचित जो शब्द होते हैं, उसके वाइब्रेशनल इम्पैक्ट भी हमारे मन और हमारे शरीर पे इंग्लिश या दूसरे भाषाओं के कंपैरिजन में बिल्कुल भिन्न होता है। इन गहराइयों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारे प्री स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, परंतु इस महात्म्य को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस एज ग्रुप, जो प्री स्कूल के एज ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं भाषा ज्ञान देने का, उस एज ग्रुप में भाषा के और शब्द के अर्थ से ज़्यादा उसके वाइब्रेशनल इम्पैक्ट जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके शब्द और उसके प्रयोग और उसके लॉजिक्स में को लेने के लिए और उसको व्यवहार में लाने के लिए वो एज ग्रुप 3 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप या 0 to 5 ईयर्स का एज ग्रुप तैयार नहीं है। परंतु इसके वाइब्रेशनल इम्पैक्ट जो होते हैं वो उस एज ग्रुप के ऊपर में विशेष स्तर पर अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस उम्र में इस भाषा को सिखाना ये अनिवार्य जैसा ही होना चाहिए। 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो मातृभाषा आधारित शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया है प्री स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में, और जिसको मैंडेटरी करने की बात रखी गई है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम सबको बढ़ना चाहिए। आप सब इस बात से परिचित हैं
कि संस्कृत भाषा आधारित जितनी भाषाएं हैं, हिंदी और मराठी विशेष तौर पर जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो सब कितना स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। हम हिंदी और मराठी के आज इन सेशंस के जर्नी में एक इंग्लिश की कंपैरेटिव एनालिसिस भी करते रहेंगे, ताकि इस भाषा की का जो पावर है, जो विशेषता है, इसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित हो सके, आप इस बात को समझ पाएं। इंग्लिश में जो लेटर्स की अरेंजमेंट है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे कहाँ जो वॉवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू, एक तो 5 ही वॉवेल्स हैं, तो ए ई आई ओ यू जो है वो अलग रखा गया है और बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको अलग किया गया, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिक्स है, खिचड़ी है वहाँ पर। मगर जो देववाणी, जो संस्कृत आधारित जो भाषाएं, उसमें आप देखेंगे स्वर को अलग किया गया है। स्वर जो मूलाधार चक्र से उभरता हुआ ऊपर आता है और जिसमें कंठ से लेकर के ओष्ठ तक किसी का भी प्रयोग नहीं होता है, अ आ ई उ, बस उसके डिफरेंट जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी एक अरेंजमेंट वो अलग रखा गया है। और व्यंजन जिसमें उसको भी एक तरीके से अरेंज किया गया है कि जो पहले कंठ से निकलने वाले स्वर हैं, ध्वनियां हैं, उसको एक साथ रखा गया है। क ख ग घ ङ, उसे एक साथ रखा गया। इसको स्ट्रक्चरिंग कहते हैं, स्ट्रक्चरिंग ऑफ द अल्फाबेट। और फिर उसके ऊपर आना च छ ज झ य, फिर जीव का थोड़ा और प्रयोग करना, टिप के प्रयोग करना, ट ठ ड ढ न, फिर जीव का के टिप और मध्य भाग को प्रयोग करते हुए त थ द ध न, और फिर ओष्ठ का प्रयोग करते हुए प फ ब भ म। तो ये जो स्ट्रक्चरिंग ऑफ वर्णमाला है, ये इस बात को दर्शाता है कि जो संस्कृत आधारित भाषाएं हैं उसमें एक मैथमेटिकल अप्रोच है। इसलिए आपको कहा कि ये साइंटिफिक लैंग्वेज, इसमें एक मैथमेटिकल अप्रोच है। और आप देखेंगे 5 5 5 के नंबर्स में रखे गए हैं, क से लेकर के ग तक और प से लेकर के म तक। तो स्वर जो है हमारा वो 5 की जगह 13 है। एक छोटे स्वर है, एक बड़े स्वर है, जिसको हम लोग जो है ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। अ आ ई इस तरीके से, और अंग अह तक आया है। और क से लेकर के अंग तक का, च से लेकर के ये सारे वर्णों का जो अरेंजमेंट है और इनके प्रयोग का एक पूरी की पूरी नियमावली जो है वो जैसा है वैसा ही रहता है। इसमें कोई भेद नहीं होता है, अलग अलग जगह पे अंग्रेजी की तरह अलग अलग प्रयोग नहीं और स्वर उच्चारण नहीं होते हैं। एक मैथमेटिक्स है, पूरी तरह से आपको इस बात को समझना है कि एक स्ट्रक्चर्ड और मैथमेटिकल लैंग्वेज है जो अंग्रेजी में पूरी तरह से मिसिंग है। इसलिए इंग्लिश जो शुरू में जो ज़्यादा विशेष ध्यान देता है उस पर, उसकी ये लॉजिक और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज वो बन नहीं पाती है कभी भी। यहाँ हमारा लैंग्वेज सीखने के दौरान ही एक स्ट्रक्चर अप्रोच आने की वजह से हमारे संस्कार में स्ट्रक्चरिंग, मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स इन लाइफ, ये बनना, इसका निर्माण होना शुरू हो जाता है इस भाषा को सीखने से। और अंग्रेजी भाषा को सीखने से वो जो गुण हैं, जो प्राकृतिक तरीके से हमारा निर्माण हो सकता है, वो वहाँ पे नहीं होता है। और उसके लिए अलग से मैनेजमेंट, बड़े होने के बाद मैनेजमेंट में उन सब की ट्रेनिंग दी जानी पड़ती है। वो ट्रेनिंग आने के जो मैनेजमेंट कोर्सेज हैं वो आने के पीछे का उद्देश्य भी वही है, क्योंकि वो आपके भाषा ज्ञान से, आपकी संस्कृति से मिसिंग है। इसलिए आपको उसके लिए अलग से मैनेजमेंट और MBA कोर्सेज करने पड़ते हैं। ये हमारी भाषा में ही इनग्रेन्ड है। इस बात को, इसकी विशेषता को आपको समझना है और बच्चों को अवश्य ही देवनागरी आधारित जो वर्णमालाएं हैं वो उनको सिखाना चाहिए। और 2020 NEP में जो इसको इंक्लूड किया गया है, इससे हम सबको हर्ष का अनुभव करना चाहिए।
मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने लोगों ने इस बात को एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु तक हिंदी या मराठी और इंग्लिश दोनों पैरेलली आप उन्हें जब सिखाते हैं तो 3 से 4 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद इंग्लिश के जो बुक्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वो पढ़ने की सामर्थ्यता उसमें नहीं आती है, लेकिन हिंदी या मराठी के टेक्स्ट बुक वो पढ़ने लग जाता है। स्पीड भले ही कम होता है मगर आपकी आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वतः शब्दों की रचना को जैसा है वैसा पढ़ने लग जाता है। इसके पीछे का कारण जो है वो अगेन वही है जो हमने पिछले स्लाइड में आपको कहा कि एक मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक लैंग्वेज होने की वजह से, एक रूल बेस्ड लैंग्वेज होने की वजह से इसे बच्चा जैसे सीखता जाता है, इसकी कैपेबिलिटी भाषा को समझने और पढ़ने की, स्वाध्याय जो है वो इसका स्वतः निर्माण होने लग जाता है। जैसे आप क पढ़ाते हैं, कमल, मौ पढ़ाते हैं और लौ पढ़ाते हैं, और तीनों एक साथ जब लिखते हैं, बच्चा जब वर्णमाला पढ़ा और तीनों एक साथ जब लिखते हैं तो बच्चा उसको धीरे से पढ़े मगर एक साथ पढ़ता है, क म ल कमल। जैसा लिखा है वैसे ही प्रोनाउंसिएशन, वैसा ही पढ़ता है, और जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसलिए इस भाषा में जो है बोलने में अलग और लिखने में अलग ये भेद जो है ना होने की वजह से इसकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है इस भाषा में। इंग्लिश में नहीं है वैसा। आप इंग्लिश शब्द को ही देख लीजिए। अब पहला इंग्लिश में ई है, एल के बाद ली है, यहां भी ई आता है मगर वहां आई का प्रयोग है, लेकिन आई को हम आई पढ़ते हैं, ई नहीं पढ़ते हैं। आप ए ई आई ऐसा बच्चों को सिखाए, वो जब लेटर की लर्निंग दिया तब, वॉवेल्स की लर्निंग दी तब, लेकिन जब उसे शब्द में लाते हैं तो उसे वो आई नहीं पढ़ता है, ई एन नहीं पढ़ता है, इंग हो गया वो। यानी जो बिंदु जो हमने स्वर में लिया था वो यहां पर मिसिंग होने की वजह से एन का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जा रहा है। ऐसे अनेकों इंग्लिश के हर शब्द को आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसा हमने लेटर्स की उच्चारण की है वैसा शब्दों की रचना में हम नहीं रखते हैं उसको। इसलिए हर शब्द के वोकैबुलरी को बच्चे को याद करना पड़ता है, हर शब्द के स्पेलिंग को बच्चे को याद करना पड़ता है। ये हिंदी, मराठी या संस्कृत आधारित भाषाओं के साथ ये दोष नहीं है, ये कमियां नहीं है, ये पूर्ण है अपने आप में, मैथमेटिकल और साइंटिफिक है। इसमें आप जैसे जैसे वर्णमाला और 12 खड़ी से बच्चा परिचित होना शुरू हो जाता है, वो स्वाध्याय की ओर अग्रसर हो जाता है। बाकी उसके स्पीड ऑफ रीडिंग जो है वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने स्पीड ऑफ रीडिंग को इम्प्रूव करे। बाकी रीडिंग के लिए उसे आपकी आवश्यकता नहीं होगी। ये इस भाषा की स्ट्रेंथ है, और ये हम बच्चों को यदि अर्ली स्टेज में देते हैं तो उस बहुत सारे इस भाषा में जो इंग्लिश भाषा में जो अक्षर नहीं है और इस भाषा में होने की वजह से उसकी स्पीच की क्लैरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि ये पूरे स्पीच के ऊपर में पूरा विज्ञान है। ये जैसा आपको पहले कहा कि कंठ से लेकर के होठ तक हर प्रकार के वाइब्रेशंस, पॉसिबिलिटीज, जो प्रोबेबल वाइब्रेशंस हैं, इस सब को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का जो प्रयास है, इसमें टंग ट्विस्टिंग से लेकर के माउथ के हर पार्ट को प्रॉपर तरीके से यूज करने की प्रक्रिया जो वो इन्वॉल्व हो जाती है, और इससे बच्चे की स्पीच क्लियर हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो अंग्रेज हैं पर्टिकुलर, वो जब अंग्रेजी बोलते हैं वो हमसे भिन्न इसलिए होता है क्योंकि उनका मुंह तो पूरा खुलता ही नहीं है, इसलिए वो स्टाइलिश इंग्लिश की तरफ हो जाता है। मुंह का जो खुलना है वो ही पूरा नहीं हो पाता है, और हम मुंह का पूरा प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को सीखने में, पूरा खुलता है मुंह, लॉ बोलते हैं, लॉ बोलते हैं, हर तरह के जो शब्द हैं अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसलिए जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हमारा यही अप्रोच होता है इंग्लिश के प्रति। तो ये भाषा, संस्कृत आधारित जो भाषा है, मराठी है, हिंदी है, ये बच्चों को इस उम्र में सिखाना अति आवश्यक है।
उनके डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, उनके स्पीच क्लैरिटी के लिए, उनके ऊपर जो वाइब्रेशनल इम्पैक्ट आना है उसके लिए, संस्कारों के लिए, उसके जो वोकेबलरी और शब्द हैं उसके मानस में उसका प्रवेश कराने के लिए, ये सब के लिए हमारी जो ये भाषा है इसको उनको अर्ली एज में सिखाना ये अति आवश्यक है। आपको अब एक छोटा सा एक्टिविटी देता हूं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि शिशु संस्कार का उद्देश्य बच्चों में का सांस्कृतिक निर्माण, उनकी इमोशनल डेवलपमेंट करना जो है वो है, जो कि इस एज ग्रुप में फोकस होना चाहिए। तो आप एज ए मदर, एज ए टीचर, आपको वेरियस इमोशंस को समझना जो है वो आपको समझना चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन पावर के लिए यह आवश्यक है। और इसके समझने की प्रक्रिया में जो इंग्लिश वर्ड्स जिन इमोशंस को फोकस करता है, जो हिंदी या मराठी वर्ड्स जिन इमोशंस को फोकस करता है, इसके जो भेद हैं, डिफरेंसेस हैं, इनकी जो गहराइयां हैं या कमियां हैं, इसको भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। और हम इमोशंस के ऊपर में ये एक्टिविटी है कि कुछ इमोशंस मैंने लिस्ट किए हैं इस स्लाइड में इंग्लिश में। इसका हिंदी या संस्कृत का जो ट्रांसलेटेड इमोशंस है वो आपको फिल करना है, और फिर उस इमोशंस का जो विपरीत इमोशन है हिंदी या संस्कृत में वो भी आपको फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहला एग्जाम्पल फिल किया है, इंग्लिश में एंगर को हम हिंदी या मराठी में क्रोध कहते हैं, और क्रोध का उल्टा अक्सर हम ये कहते हैं कि शांत भाव, शांत मन। क्रोध का ना होना, शांत मन होना ऐसा जरूरी नहीं है, मन विचलित भी हो सकता है, मगर क्रोधित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। मन हरास हो सकता है, क्रोधित हो यह आवश्यक नहीं है। तो मन की एक स्थिति है, क्रोध एक स्थिति है। तो क्रोध का विपरीत स्थिति क्या है? तो हिंदी या संस्कृत में जो उसकी वोकैबुलरी है वो अक्रोध है। धर्म के 10 स्तंभ में से एक जो कड़ी है वो अक्रोध है, क्रोध का ना होना, यह धर्म है। अब ये धर्म शब्द को रिलीजन से कंपेयर कर दिया है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर रिलीजन एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरी अवस्था है, दूसरा शब्द है, दूसरा अर्थ है। जो पश्चिम से आया है वो हमारी संस्कृति की देन नहीं है, हमारी संस्कृति का देन धर्म है। धर्म का जो कड़ियां हैं, अलग अलग सत्य है, वो धर्म है, ट्रुथ। वैसे ही अक्रोध, क्रोध का ना होना, ये धर्म है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एंगर, क्रोध, अक्रोध। तो आपको जो बाकी इमोशंस यहां लिखे हैं, एक तो आपको 2 काम करने हैं। एक तो इन इमोशंस का हिंदी या मराठी का जो सिनोनिम है उसका जो अर्थ है वो लिखना है, और हिंदी या मराठी में उसका जो एंटोनिम है वो आपको लिखना है। और दूसरा काम कि आप और कौन कौन से इमोशन जानते हैं। ऐसे बहुत इमोशंस हैं, मैंने लिस्ट आउट नहीं किए हैं जानबूझ करके, ताकि उसको आप लिस्टिंग कर सकें। वो इमोशंस लिस्ट करके आप महेश जी को फॉरवर्ड करें, हम लोग उसको एक कलेक्टिव चार्ट बनाएंगे। आप जिन इमोशंस को समझे हैं, आपने जो लिस्ट आउट किया है, उसका एक कलेक्टिव चार्ट बना करके, और वो आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। उसके ऊपर एक एक्टिविटी भी हम आगे करेंगे। और इसी एक्टिविटी का दूसरे स्लाइड में ठीक विपरीत एक्टिविटी जो है वो करना है आपको। यानी जो इमोशंस यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इसका आपको हिंदी रूपांतर करना है या मराठी रूपांतर करना है, और उसका सिनोनिम इंग्लिश में लिखना है और एंटोनिम भी इंग्लिश में लिखना है। एक ऑपोजिट जो पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्सिव ऑपोजिट चार्ट जो है वो आपको तैयार करना है। तो आज जो हमने सीखा वो ये कि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारी भाषाओं में क्या है और अंग्रेजी भाषाओं में क्या है, इसकी एक हमें रूपरेखा जो है वो तय करनी है। ये एक एक्टिविटी करना है, और हम इस बात को समझे, थोड़ा सा समझने का प्रयास किया हम लोगों ने थोड़ा सा, कि कैसे संस्कृत आधारित भाषाएं एक साइंटिफिक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड भाषा है, वर्णमालाएं हैं उसके,
जिससे हमारे जीवन में ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि कुंभ जैसे मेले होते हैं, या आरएसएस की जो संस्था है वो जब कई बार लाखों लोगों की आयोजन करती है, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो लोग करते हैं वो लोग किसी मैनेजमेंट कॉलेज से आए हुए लोग नहीं होते। और ये सारी आयोजन बहुत ही शांति से, बहुत अच्छे व्यवस्था से कर लिया जाता है और सक्सेसफुली किया जाता है। इसके पीछे हमारा ये भाषा ज्ञान ही है जो इस कैपेबिलिटी को, जो जितना गहरा उतरता जाता है वो इस कैपेबिलिटी को उतने अच्छे तरीके से करने का उसका स्वभाव निर्माण होता चला जाता है, स्वतः होता है। इसके लिए मैनेजमेंट कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इससे हमारी लर्निंग जो है वो फास्ट होती है, क्विक रिजल्ट्स की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस संस्कृत आधारित भाषाओं के महात्म्य को ब्रीफ में, प्री स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में और टीचिंग मदर और टीचर के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने मैंने रखने का प्रयास किया है। और हम सब इस जर्नी को एक इफेक्टिव जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है हम लोगों के अंदर जो होना चाहिए एक टीचर और मदर के अंदर में, उसको पाने का जो प्रयास है वो हम आने वाले सेशंस में हम इफेक्टिवली कर पाएंगे। नमस्ते।